डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम धामी ने नवनियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को बांटे नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और विभागीय क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। चंपावत का देवलनाथ 2025 से बूंद बूंद को तरस रहा है। जल संस्थान की लापरवाही पर नाराज ग्रामीण। जल के लिए त्राहिमाम, प्रशासन बेसुध। रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय में योग के लिए अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का 100 दिवसीय अभियान। योग अभ्यास कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम धामी ने नवनियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को बांटे नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और विभागीय क्षमता बढ़ाने पर दिया जोर। चंपावत का देवलनाथ 2025 से बूंद बूंद को रहा है तरस। जल संस्थान की लापरवाही पर नाराज ग्रामीण। जल के लिए त्राहिमाम, प्रशासन बेसुध। रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय में योग के लिए अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का 100 दिवसीय अभियान। योग अभ्यास कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के फार्मासिस्ट और उद्यान विभाग में चयनित प्रयोगशाला सहायकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें जनसेवा के लिए प्रेरित किया। सीएम धामी ने इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और विभागीय क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया और नवनियुक्त कार्मिकों ने सरकार का आभार जताते हुए पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प लिया। सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहाँ पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे। अब तो चूंकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर जिला सूचना कार्यालय में पत्रकार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रेस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय, जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और सूचना विभाग प्रेस के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिला सूचना अधिकारी सत्यपाल सिंह ने सभी पत्रकारों का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ऐसे संवाद कार्यक्रमों का मकसद पत्रकारों
की समस्याएं सुनना, प्रेस प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करना और सरकार की योजनाओं का प्रभावी प्रचार प्रसार करना है। पत्रकारों ने चिकित्सा सुविधाओं का विकास, बीमा योजनाओं का लाभ, पत्रकार कल्याण कोष, प्रेस मान्यता नियमों में छूट, पत्रकार पेंशन नियमों को व्यावहारिक बनाने की मांग की। साथ ही योजनाओं में डीएम और जिला प्रशासन सूचना अधिकारी की भूमिका बढ़ाने की बात कही। पत्रकारों ने कहा कि जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की नियमित बैठकें कराई जाएं। इन बैठकों में पत्रकारों के मुद्दों के साथ जनहित से जुड़े विषय भी शामिल हों। जिला सूचना अधिकारी ने आगे कहा कि विभाग पत्रकारों की मांगों को लेकर संवेदनशील है, सभी सुझावों को शासन तक पहुंचाया जाएगा और सकारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रेस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। जानते हैं कि हमारे सभी पत्रकार बंधु आप लोग बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आज का पत्रकार संवाद कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा था ताकि हम आप लोगों के व्यूज, सुझाव और शिकायतों को हम जान सकें और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो आज के कार्यक्रम के दौरान हमने देखा कि कई सारी हमारे पत्रकार बंधुओं की जो समस्याएँ हैं वो हमारे सामने आई हैं और इससे पहले भी हम बात करते रहे, लेकिन आज एक कार्यक्रम के तौर पे हम लोग मिले हैं और कई सकारात्मक सुझाव भी सामने आए हैं। तो आज के कार्यक्रम के तहत हमने इस पत्रकार संवाद का जो एक तरह से कहते हैं कि परिणाम निकल कर आया है कि उनकी कई सारी समस्याएं चाहे पेंशन को लेकर हों या स्वास्थ्य बीमा को लेकर हों, हम सब इस पर एक आज सकारात्मक विचार हुआ है और हम इन सारे उनके सुझावों को आगे आने वाले में उच्च स्तर पर भेजेंगे और उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत पुलिस ने नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में रची गई बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एसपी रेखा यादव के नेतृत्व में पुलिस ने अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने नाबालिग बालिका को मोहरा बनाकर निर्दोष लोगों को गंभीर मामले में फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य तथ्यों के आधार पर साजिश का खुलासा किया। 2 नए आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में आनंद सिंह मेहरा और बबलू राम को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कमल सिंह रावत और अर्जिता राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस तरह अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का सख्त संदेश। चंपावत पुलिस ने साफ किया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों और झूठी साजिश रचकर निर्दोषों को फंसाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। चंपावत में पिछले दिनों जो प्रकरण चल रहा था उस प्रकरण पे एक नई चीज और सामने आई हुई है। आप लोगों को बताते हुए चलूं कि दुष्कर्म प्रकरण में रचे गए षड्यंत्र के 3 नामजद सहित कुल 4 आरोपी और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के नेतृत्व में षड्यंत्र के खुल रहे हैं एक तार। चंपावत पुलिस ने नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने नाबालिग बालिका को मोहरा बनाकर पुरानी रंजिश के चलते 3 व्यक्तियों को दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में फंसाने की योजना बनाई थी। इस मामले में कोतवाली चंपावत में एफआईआर संख्या 15/26 व 16/26 पंजीकृत की गई थी। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य तथ्यों के आधार पर साजिश में शामिल 2 और व्यक्तियों के नाम बबलू राम निवासी गुरखोली मंच व राहुल रावत निवासी सल्ली जिला चंपावत सामने आए। पुलिस टीम लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में नामजद आरोपी आनंद सिंह मेहरा को पूछताछ विविध प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं संकलित साक्ष्यों के आधार पर एक अन्य प्रकाश में आए आरोपी बबलू राम को भी गिरफ्तार किया गया। की भूमिका की जांच जारी है। कैमरामैन के साथ कमल भंडारी, एपीएन न्यूज, चंपावत। अगली खबर, चंपावत के ग्राम चूराखर्क निवासी मदन मोहन खरकवाल को श्रम विभाग से 10,000 रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। मदद मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी मनीष कुमार का आभार जताया। खरकवाल ने कहा कि समय पर मिली सरकारी सहायता गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि गरीबों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयास काबिल तारीफ हैं। उन्होंने सीएम धामी और जिला प्रशासन से अपील की कि भविष्य में भी इसी तरह की जरूरतमंदों की मदद जारी रखें ताकि हर पात्र परिवार को सहारा मिल सके।
चंपावत में राहत और जन कल्याण योजनाओं का लाभ लगातार पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। इससे सरकार की संवेदनशील पहल से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है और आमजन का भरोसा मजबूत हो रहा है। मैं मदन मोहन खरगवाल, ग्राम चुराखर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय जिलाधिकारी चंपावत का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष से 15,000 तथा श्रम विभाग से 10,000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जिलाधिकारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को ये सहयोग राशि दिलाई। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग हर किसी के लिए इसी तरह तत्पर रहें, सदैव सबके लिए आप इसी ढंग से काम करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री और सीएम धामी के निर्देशों पर चंपावत ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा ने जनता से पेट्रोल, डीजल और सोने का सीमित उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है, अनावश्यक वाहन न चलाएं, ईंधन बचाएं, कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को फायदा होगा। बोहरा ने कहा कि छोटी बचत की आदत से बड़ा बदलाव आएगा। जनता से पीएम सीएम के संदेश को जन आंदोलन बनाकर राष्ट्रहित में सहयोग करने को कहा गया। जानते हैं सभी कि मई 2026 में जिस तरह का पश्चिमी एशिया में जो तनाव चल रहा है, उसके चलते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये राष्ट्रहित में निवेदन किया गया है। लोगों से एक अपील की गई है उनके माध्यम से कि कम से कम वो लोग जो है ईंधन का और सोने का, विदेशी वस्तुओं का, इन चीजों में कटौती करें और देश की आर्थिकी में एक सहयोग करने की अपील उनके द्वारा की गई है। और हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस पर तुरंत अमल करते हुए हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनका गाड़ियों का काफिला था, उसकी संख्या में उनके द्वारा कटौती की गई है और साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। अगली खबर, रानीखेत में स्वर्गवासी गोविंद सिंह महाराज राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी कि एनआईसीयू का शुभारंभ हो गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद विधायक ने अस्पताल के आईसीयू और मरीज वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना और एनआईसीयू शुरू होने से क्षेत्र के नवजात शिशुओं को अब आधुनिक और उन्नत चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। खासकर कम वजन वाले बच्चों को गहन चिकित्सा का लाभ मिलेगा। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि 2022 में उन्होंने मुख्यमंत्री से एनआईसीयू की मांग की थी। कम वजन वाले बच्चों को गहन चिकित्सा न मिलने की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने क्षेत्र की जनता को बधाई दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था 2022 में कि यहाँ पर चूँकि जो हमारे अंडरवेट बच्चे हैं उनको गहन चिकित्सा की यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो एनआईसीयू के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है कि उसका उद्घाटन आज विधिवत रूप से हमने और सीएम साहब ने और तमाम यहाँ के जो गणमान्य नागरिकों ने किया है और मैं क्षेत्र की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के जनपद चंपावत की ग्राम सभा डाकना बडौला के तोक देवलनाद में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2025 से लगातार जल संस्थान को शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग पानी जैसी मूल सुविधा के लिए भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कई बार अधिकारियों को फोन पर समस्या बताई गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। ग्राम प्रधान जानकी बडोला ने भी विभाग को अवगत कराया, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जल संस्थान की लापरवाही से क्षेत्र में भारी पानी की किल्लत है। महिलाओं और बुजुर्गों को दूर के स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है। एक ग्रामीण ने कहा कि 2025 से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, फोन कर करके थक गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब डीएम मनीष कुमार से गुहार लगा रहे हैं, जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले में तुरंत संज्ञान लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। अब देखना है कि प्रशासन कितनी जल्दी राहत पहुंचाता है।
मेरे पास अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर हैं जी जो जल संस्थान को मेरे द्वारा दिए गए हैं। जी इसमें जल संस्थान द्वारा अग्रिम सूचना के बगैर पानी की लाइन को बंद कर दिया गया था। जी ये बंद किया इनने 11/1/2025 को। जी इसमें इनको शिकायत मिली थी कि कहीं पे लीकेज हो रहा है। जी लीकेज हो रहा है कहे कि इनने पूरी लाइन बंद कर दी। जी उसके बाद मैंने इनको लेटर दिया है 17/1/2025 को। जी उसके बाद इनने कोई कार्रवाई नहीं की इस पे। जी तो मैंने नहीं आ रहा है, पानी बिल दे रहे हैं, पानी तो बस 1 साल हो जाता है। विभाग को अब बोलने वाले बोल रहे हैं, क्या करते हैं, पानी आ ही नहीं रहा। अगली खबर का रुख करेंगे जहां पर हल्द्वानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसओजी और काठगोदाम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ एक तस्कर को दबोचा है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी इंद्रजीत सिंह है, जो आवास विकास हल्द्वानी का रहने वाला है। आरोपी आम और लीची के बागों में काम करता था और इसी की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी चरस कहां से लाता था और किन लोगों को सप्लाई करता था। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर से जो निर्देश निर्गत किए जाते हैं उसके क्रम में लगातार उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संबंध में कार्रवाई कर रही है और इसी दिशा में हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एसओजी और थाना काठगोदाम की पुलिस के द्वारा एक बड़ी चरस की खेप पकड़ी गई है, जिसकी क्वांटिटी जो है 2 किलो और 14 ग्राम के करीब है। इसमें एक शातिर अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि दम्बाडुंगा क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसमें पूर्व में भी वर्ष 2010 में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसमें इसे सजा भी हो चुकी है। और इसी क्रम में जब पूछताछ की गई तो उसमें कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हमें मिले हैं, जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस खेप के पकड़े जाने से निश्चित रूप से जो नशे की प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी क्षेत्र में, और ये मुहिम हमारी लगातार जारी। अगली खबर रुड़की कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ी गांव स्थित अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में सनसनी वारदात सामने आई है। लक्सर कोतवाली के बसेड़ी गांव निवासी आशीष की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आशीष को परिजनों ने नशे की लत छुड़ाने के लिए केंद्र में भर्ती कराया था। आज सुबह नशा मुक्ति केंद्र के बाथरूम में आशीष का खून से लथपथ शव मिला। किसी धारदार हथियार से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना से केंद्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केंद्र के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए गए हैं। आशीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। थाना रुड़की को ये सूचना मिली थी, थाने ने विजिट किया, मैं खुद भी वहां पर था। एफएसएल टीम भी बुलाई गई। संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली थी। वो शख्स वहां पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था, क्योंकि पूरा जो नशा मुक्ति केंद्र सीसीटीवी से कवर्ड है। तो प्रथम दृष्टया वो संदेहात्मक मृत्यु लगी, और क्योंकि सुसाइड का भी एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं था, हमें परिजनों की तरफ से हत्या के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो वहाँ संचालक और उनकी टीम है और जो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे हमने 1-to-1 पूछताछ करी है। कुछ संदिग्ध लोग हमें मिले हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बार पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता लग जाए और हम इसमें आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद सराफा बाजार में मंदी छा गई है। मसूरी जैसे पर्यटन शहर में जहां पहले स्वर्णकारों की दुकानों पर भारी भीड़ रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। लोग सोने चांदी के गहनों की खरीदारी से बच रहे हैं, जिससे कारोबारियों में मायूसी छाई हुई है। सोने के आयात पर 10% टैक्स लगने से दाम 10 से 12,000 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम तक बढ़ गए हैं। चांदी भी 20,000 रुपये महंगी हो गई है। शादी का सीजन नजदीक है, लेकिन बड़े दामों से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस कारोबार से जुड़े करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कारोबारियों का पीएम से अपील स्वर्णकारों ने पीएम मोदी से अपील की है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे व्यापार प्रभावित न हो और आम लोगों को भी राहत मिले। नहीं है, 50 लाख से ज़्यादा लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। कारीगर जो है वो अलग है, जो अलग अलग मतलब देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं
जैसे देहरादून में ही बहुत बंगाल के कारीगर हैं, और इन्होंने जो है इस समय प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरीके से सपोर्ट करा था। बंगाल जाके सबने वोट दिए, और आज मोदी जी आज ये कह रहे हैं कि जी 1 साल तक सोना ना खरीदे। इनका परिवार कैसे चलेगा? ये जो लोग हैं, कारीगर लोग हैं, इनका परिवार कैसे? और तो छोड़िए, और आज जो है 10% इन्होंने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो वर्डिक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट मार्केट में आया है। 10 दुकानें टोटली जो है मसूरी में है, और मेरे हिसाब से अभी कहीं पर भी जो है ऐसा कोई रुझान कस्टमर का दिखा नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है अब गोल्ड में आ चुका है। बट यही जो है रिक्वेस्ट मेरी रहती है प्राइम मिनिस्टर जी से कि हमारे साथ में भी जो है कारीगर जुड़े हैं। अगली खबर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत में योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महानिरीक्षक अमित कुमार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। ये सत्र आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव 2026 के तहत शुरू किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन अभियान का हिस्सा था। योग सत्र के दौरान प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों ने बल कर्मियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। साथ ही आधुनिक जीवन शैली और ड्यूटी के तनावपूर्ण माहौल में योग के वैज्ञानिक महत्व और शारीरिक मानसिक लाभों की जानकारी दी गई। सीमांत मुख्यालय रानीखेत के सभी बल कर्मियों ने उत्साह और अनुशासन के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।